हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों को स्वागत। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बैंकों के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमें जो एनबीएफसी दिए हैं, मतलब जो बैंकिंग थे, अब ये गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है एनबीएफसी, उनके बारे में पढ़ेंगे। एनबीएफसी जो इसका नाम से ही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसी का मतलब है कंपनी क्या है, नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो इनकी जो अवधारणा है वो कब आई है, किस अधिनियम के तहत आई है, या फिर जो कब स्थापना की गई इनकी, वो देखते हैं अपन। इसके बाद जो एनबीएफसी है, इसकी स्थापना के लिए कंपनी अधिनियम आया था 1956 में। कौन से? कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम 1956 में जब आया था, उसके तहत एनबीएफसी को भी उसमें पंजीकृत करना होता है, क्योंकि वो एक तरह से कंपनी है। वो साफ उनके नाम में ही लगता है उनका कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जो वित्तीय संस्थाओं से संबंधित जो कंपनी है वो कौन सी है? गैर बैंकिंग वित्तीय है कंपनी है। तो उनको क्या कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत कराना होता है। ये कायम पंजीकृत होती है, याद रखना है अपने, किसमें पंजीकृत होती है? कंपनी अधिनियम 1956 में जो भी संस्था है पंजीकृत है, एनबीएफसी है। तो हमको इतना याद रखना है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि किस अधिनियम के तहत एनबीएफसी का जो पंजीकृत की गई है, जो एनबीएफसी है, तो हमको याद रखना है कि 1956। इसके बाद अब अपन सोचते हैं कि जब इन्हें कंपनी अगर जी नियंत्रण करती है या पंजीकृत है, तो इसको आरबीआई कभी कभी नियंत्रण क्यों करती है? आज अपने दिमाग में आता है ये क्वेश्चन कि ये आरबीआई इसको नियंत्रण क्यों करती है। पहली बात तो ये वित्तीय संस्था, आरबीआई उन एनबीएफसी को कंट्रोल करती है जो उसकी जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 की जो धारा है, कौन सी धारा? 45 IA धारा है, 45 IA, उसमें रजिस्टर्ड होती हैं। उन एनबीएफसी को ही आरबीआई नियंत्रण करता है। ठीक है, याद रखना है कि जो एनबीएफसी है, आरबीआई किसको नियंत्रण करता है? कौन सी एनबीएफसी कंपनी है जिनको आरबीआई नियंत्रण करता है? तो जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 IA के अंतर्गत जो भी पंजीकृत है एनबीएफसी, उनको नियंत्रण करने का कार्य आरबीआई करता है। ठीक है, कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 IA, याद रखना अपन को। जो 45 है, धारा 45 की IA के अंतर्गत जो भी आती हैं, जो भी रजिस्टर्ड होंगी वो एनबीएफसी, वो उनको आरबीआई ही नियंत्रण करता है। अब ये एनबीएफसी अपन जो समझेंगे, जो तो अपन इनको रजिस्टर्ड करने का कार्य देख लिया अपन ने। जो एनबीएफसी है, इनके कार्य क्या है? एक तरह से ये क्या कार्य करती है, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, क्यों इनको वित्तीय संस्थाएं बोला गया एक तरह से? तो इनके जो कार्य देखते हैं बिल्कुल बैंकिंग की तरह है। इनके जो कार्य हैं वो बैंकिंग की तरह हैं, लेकिन ये क्या है, कुछ मामलों में जो बैंकिंग की तरह कार्य नहीं करती, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इनके जो कार्य देखते हैं क्या है? पहले तो है लोगों की जमाएं स्वीकार करना, ये भी काम करते हैं। लोगों की जमाएं स्वीकार करता है, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, ऋण की सुविधा प्रदान करता है। ये इनकी सब ये कार्य हैं एनबीएफसी के। अब अपन को ये आरबीआई जो है, आरबीआई के अधीन जो इनकी जो धारा है, उसमें जो रजिस्टर्ड है एनबीएफसी, उनको अपन दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। ठीक है, जो आरबीआई की अपन एनबीएफसी को ही दो भागों में, दो श्रेणियों में बांटते हैं, जो आरबीआई के अनुसार उन्होंने बांटा है। एक कौन सी है? एक तो जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, जो आरबीआई के नियंत्रण के अधीन है,
कौन सी आरबीआई के नियंत्रण के अधीन आएंगी वो, और दूसरी कौन सी जो आरबीआई के नियंत्रण से बाहर है। उनके आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया एनबीएफसी को। एक आरबीआई के नियंत्रण में, आरबीआई नहीं, इनकी दो श्रेणियां बांटी हैं, याद रखना। एक जो है वो आरबीआई के नियंत्रण के अधीन है, मतलब आरबीआई के नियंत्रण में आती है, और दूसरी है जो आरबीआई के नियंत्रण से बाहर है। आरबीआई ने इसको दो श्रेणियों में बांटा है। आरबीआई के नियंत्रण के अधीन और आरबीआई के नियंत्रण से बाहर। आरबीआई के अनुसार दो श्रेणियां बांटी गई। याद रखना है हमको जी, एनबीएफसी के जो दो श्रेणियां बांटी, किसने बांटी? आरबीआई ने बांटी है। एक जो आरबीआई के नियंत्रण के अधीन है, दूसरी जो है वो आरबीआई के नियंत्रण से बाहर है। पहले अपन देखते हैं जो आरबीआई के नियंत्रण के अधीन होती है, तो आरबीआई की जो कंडीशन होती है सीआरआर ऐसा, बस ये इसलिए इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन सॉरी कंपनी बोलते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग की तरह दिखती हैं लेकिन बैंकिंग की तरह पूर्ण रूप से नहीं होती। अब इसमें जो सीआरआर अपन ने पढ़ा था, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर है, बेधारण तरलता अनुपात जो है, इनको एनबीएफसी को अपने पास रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। वैसे क्या होता था जब आरबीआई जो सीआरआर में क्या होता था, जो व्यापारिक बैंकें थी उनको अपनी निवल पूंजी का या कुल जमा पूंजी का कुछ परसेंट जो आरबीआई निर्धारित करती आरबीआई के पास रखना होता था, ठीक है, सीआरआर में। और एसएलआर में क्या होता था कि जो व्यापारिक बैंक हैं उनकी कुल निवल पूंजी जो भी है, उनकी जमा पूंजी, उसका जो आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई दर के आधार पर अपने पास रखना होता था। बस बेसिक डिफरेंस इसमें यही था, इसको आरबीआई के पास रखना होता था, एसएलआर में वो खुद के पास रखती हैं। लेकिन दोनों की जो दरें, जो रेट है, वो कौन निर्धारित करता है? अपन को याद रखना है, वो आरबीआई ही निर्धारित करती है। तो इनकी आवश्यकता नहीं होती है, सीआरआर और एसएलआर की आवश्यकता नहीं होती, अपन को याद रखना है। जो आरबीआई के नियंत्रण के अधीन है उनको सीआरआर और एसएलआर की आवश्यकता नहीं होती है। जो आरबीआई के नियंत्रण से बाहर हैं उसमें आती हैं अपनी बीमा से संबंधित, बीमा हो गई, दूसरे देख लो शेयर बाजार हो गए अपने, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, सब ब्रोकर जो होते हैं ब्रोकर हो गए, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा देख सकते हैं अपन चिट फंड कंपनी हो गई, चिट फंड कंपनी हो गई, और जो हाउसिंग से संबंधित फाइनेंस करती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो है इससे संबंधित जो भी कंपनी जो फाइनेंस करती हैं उसके लिए, तो इनके लिए अलग से संस्था है जो उनके नियंत्रण के अधीन रहती है। अब बीमा है, जो बीमा कोई भी बीमा कंपनी होगी किसके नियंत्रण के अधीन होगी, इसके लिए अलग संस्था बनाई है, इरेडा। इरेडा अपन को याद रखना है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे बाद में। जो बीमा से संबंधित जितनी भी कंपनी हैं सॉरी, उनके जो नियंत्रण का कार्य करती है वो कौन सी करती है संस्था है, इरेडा बनी हुई है, ठीक है, चाहे वो एलआईसी हो, कोई भी बीमा कंपनी हो, ठीक है, याद रखना। जो शेयर बाजार, जो म्यूचुअल फंड्स है, जो ब्रोकर्स हैं, इनको नियंत्रण कौन करता है, याद रखना चाहिए। इनके लिए सेबी जो संस्था है, याद रखना अपन को, कौन सी है, इनके लिए सेबी संस्था है। और जो चिट फंड कंपनी ये आती है राज्य सरकार के अधीन,
ये आती है राज्य सरकार के अधीन। कौन सी आती है? जो चिटफंड कंपनी है वो सभी राज्य सरकार देख रेख करती है, इनको उनके नियंत्रण के अधीन आती है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये आती है किसके अंदर? जो राष्ट्रीय आवास बैंक पड़ी थी अपन ने 1988 में जिसकी स्थापना की गई, वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसके? राष्ट्रीय आवास बैंक, मतलब नेशनल NHB, NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक। अब ये NBFC की जो संरचना जो RBI के अनुसार 2 श्रेणियों में बांटा गया था, तो उसके आधार पर अपने देखा, इनको याद रखना है अपन को कि पूछ सकते हैं कि जो शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से ब्रोकर इनको कंट्रोल करने का कौन करता है, तो अपन को याद रखना चाहिए सेबी करती है। बीमा को रेगुलेट करने का जो कार्य करती है, नियमन विनियमन का कार्य जो करती है वो कौन सी करती है? IRDA जो संस्था बनी हुई है वो। और चिटफंड कंपनी को रेगुलेट करने का कार्य कौन करती है? राज्य सरकार करती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनके नियंत्रण विनियमन का कार्य कौन करती है? तो उनके लिए जो राष्ट्रीय आवास बैंक बनी हुई है वो इनको रेगुलेट करने का कार्य करती है, ठीक है। ये अपन ने तो RBI ने जो बांटी थी कि एक उनके नियंत्रण के अधीन है, एक उनके नियंत्रण से बाहर है, उनके आधार पर। इसके बाद देखते हैं अपन इनके अंदर जो आती हैं कि RBI के नियंत्रण के अधीन वाली, जो अपन ने अभी उनको देखा था जो CRR नहीं रखती हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती, अब उनकी एक श्रेणी बांटते हैं कि उनके अधीन है कौन कौन से RBI के नियंत्रण के अधीन। RBI की जो नियंत्रण के अधीन होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार से बांटा है। एक तो जो जमा स्वीकार करती है, एक जो जमा स्वीकार नहीं करती है। हमको ऐसे देखना है, एक मिनट इसको ऊपर से मिटा देते तो नीचे फिर दिखता नहीं है सही। जो RBI के नियंत्रण के अधीन होती है उनको अपन 2 भागों में बांटते हैं। 2 काम कौन से? एक जो जमा स्वीकार करती है, जमा स्वीकार करती है। ये कौन से? जो जमा स्वीकार नहीं करती है। RBI के नियंत्रण कौन से? वो NBFC ही पड़ रहा है कि जो NBFC कंपनी है, जो NBFC है वो RBI के नियंत्रण के अधीन जो है उनको अपन 2 भागों में बांट रहे हैं। कैसे? जमा स्वीकार करती है, एक जो जमा स्वीकार नहीं करती है। अब जो जमा स्वीकार करती है तो इनको कार्य भी होंगे कि भाई इनका जो जमा स्वीकार कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या क्या जारी करेंगी, उनका कैसे ब्याज निर्धारित है, कितना ब्याज देंगे। जो जमा स्वीकार करती है जो भी है उनका जो ब्याज की रेट है, ब्याज की जो दर या रेट है वो कितनी होनी चाहिए? 3.5% से 11% तक कई इतने पर ऋण प्रोवाइड करवाती हैं लोगों को, जो भी 3.5 से 11%, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इनकी जो स्थापना की गई, इनकी जो स्थापना की कम से कम कितना इनके पास निवेश करना चाहिए। अगर कोई NBFC खोल रहा है, कंपनी खोल रहा है, उसके लिए निवेश होना चाहिए कम से कम 200 करोड़ रुपए का। कितने का? 200 करोड़ कम से कम। इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट या वो निवेश कितना होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए, ठीक है, ये भी याद रखना है। और किसी भी ग्राहक को केवल ये सावधि जमा मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा उपलब्ध कराती है, ये चेक और ड्राफ्ट जारी नहीं करती है। अभी एक बात याद रखना है कि पूछ लें कि चेक और ड्राफ्ट जारी कौन सी NBFC है जो भी है चेक ड्राफ्ट जारी करती है कि नहीं करती, तो अपन को याद रखना वो चेक ड्राफ्ट जारी नहीं करती है, ओनली फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा करती हैं। इसके बाद भी अपन देखते हैं जो बचत खाता और चालू खाता के रूप में धनराशि है कौन स्वीकार नहीं करती है? कौन सी?
बचत खाता और चालू खाते पर जो भी धनराशि होती है उसको स्वीकार करने का कार्य भी नहीं करती हैं। डेबिट कार्ड और चेक बुक जारी नहीं करती है। अभी याद रखना कि डेबिट कार्ड और जो वो चेक बुक है उसको भी जारी करने का कार्य नहीं करती हैं। ये कम से कम 12 महीने और अधिकतम 60 महीने, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक का ये ऋण उपलब्ध करवाती हैं। कितना? 12 महीने से 60 महीने तक ऋण उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ब्याज और 200 करोड़ कम से कम 200 रुपये का, कम से कम 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या निवेश होना चाहिए इनमें, और 12 महीने से 60 महीने तक ऋण उपलब्ध करवाती हैं। और याद रखना है आपको, चेक बुक जारी नहीं करती। चेक बुक जारी करती। डेबिट कार्ड भी जारी नहीं करती है। डेबिट कार्ड वह चेक बुक जारी नहीं करती हैं। ये सब चीज़ें कौन सी हैं? जो जमा स्वीकार करती हैं एनबीएफसी कंपनी जो जमा स्वीकार करती है, उनकी ये सभी चीज़ें फॉलो या जो भी शर्तें उनको मानना उनके लिए अनिवार्य है। वो जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं, कौन सी? जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं उनके लिए क्या निवेश की कम से कम निवेश होना चाहिए? कितना? 100 करोड़ रुपए का, कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए। जो आरबीआई की तरह रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए। ये अपन ने देखा कि जो एनबीएफसी जो आरबीआई के अधीन जो आती हैं उनको 2 भागों में बांट कर देखा है। ठीक है, अपन को ये चीज़ें याद रखनी। इनकी कार पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कौन की एनबीएफसी या जो भी है ये करती हैं कि नहीं करती। इसको अपन को थोड़ा अच्छे से देखना है, क्योंकि टॉपिक दिया है सिलेबस में, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये तो आयोग है, कभी कभी जो सिलेबस में नहीं होता वो भी पूछ लेता है। तो अपन को इससे रिलेटेड जो भी है वो भी देखेंगे अपन। अब अपन बांटते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। गैर बैंकिंग क्या? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, नाम से ध्यान आ रहा है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान देखते हैं हम, तो इनके अंदर 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है AIFI, मतलब जो अखिल भारतीय संस्थाएं, अखिल भारतीय जो फाइनेंस मतलब वित्तीय संस्थाएं, उनको AIF के अंतर्गत रखा गया है। और ये दूसरी है जो दूसरी जो आती है वो एनबीएफसी आती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये AIFI जो संस्थाएं, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो इसके अंदर जो आती है वो कौन कौन सी, 1 मिनट देखते हैं अपन। सबसे पहले नाबार्ड आ जाएगी, नाबार्ड हो गई। इसके बाद देखते हैं अपन, नाबार्ड के बाद देखते हैं सिडबी, ठीक है, नाबार्ड देखिए, सिडबी देखिए। एक्जिम जो आयात निर्यात बैंक है, एक्जिम। इसके बाद जो आवास से संबंधित जो फाइनेंस करती है, कौन सी? NHB, मतलब राष्ट्रीय आवास बैंक। ये 4 चीज़ें आती हैं जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में आती है। इसके अंदर जो देखते हैं एनबीएफसी के अंदर बहुत सी मुथूट फाइनेंस हो गई, कौन सी? मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस हो गई,
बहुत सी फाइनेंस कंपनी है, बिरला फाइनेंस हो गई, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं एनबीएफसी के अंदर। ये अपन याद रखना कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं तो ये आती हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं अपनी, ये नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम और एनएचबी। अब अपन देखते हैं जो एफडीआई है वो आरबीआई, जो सॉरी मैं बोल रहा हूँ, जो एफडीआई है एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए जो एफडीआई कितना है, एफडीआई है 100%। इस पर एफडीआई मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है एफडीआई का विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोलते हैं हिंदी में। तो इसको जो एनबीएफसी पर कितना दिया है, तो आपको याद रखना कि 100% है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो बैंकिंग में, बैंकों में कितना है, 74%। और इसमें भी शायद निजी जो क्षेत्र के बैंक हैं उनमें 74% निजी बैंक में। और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं नेशनल, तो उनमें कितना है, 49%। एक बार इसको चेक और कर लेना, राष्ट्रीय एक बार इसको देख लेना नेट पे, मुझे इतना ध्यान है जान। तो वही है कि जो बैंक है वो सरकारी क्षेत्र की बैंक है, उनमें 49% एफडीआई है और 74% वो निजी बैंकों में। और एनबीएफसी जो है वित्तीय जो संस्थाएं दी गई, जो फाइनेंस कंपनीज हैं, तो उनमें कितनी है, 100% एफडीआई का बोला गया। अब हम देखते हैं जो एनबीएफसी है, इसको स्थापना के लिए कुछ मानदंड या ओपन करने के लिए, खोलने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, उनको देखते हैं। इनके जो मानदंड निश्चित किए गए, निर्धारित किए हैं, किसने, आरबीआई ने किए हैं कि, तो उनका पालन करना इनको जरूरी है। निर्धारित मानदंड किसने निर्धारित किए, आरबीआई। याद रखना है, आरबीआई ने इनके जो मानदंड है वो निर्धारित किए हैं। कौन कौन से होंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले इनको दिया गया कि जो एनबीएफसी जो कंपनी है उनको इनकी बैलेंस शीट होना चाहिए। बैलेंस शीट में कितना, 200 करोड़ रुपए का दिखाना चाहिए कि इनके जो निवल संपत्ति है कितनी होनी चाहिए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में 200 करोड़ की निवल पूंजी होना चाहिए। निवल मतलब शुद्ध पूंजी कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए की निवल पूंजी होनी चाहिए। एक तो इनकी ये निर्धारित शर्त है, आरबीआई ने इनको बोला है कि कितना होना चाहिए, बैलेंस शीट में 200 करोड़ रुपए की निवल या शुद्ध पूंजी होना चाहिए। दूसरी की इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, दूसरा क्या है, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग तो कितनी होनी चाहिए, AAA। इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, AAA होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, AAA। और जिनका जो CAR को कैश एडुकेसी रेशो क्या बोलते हैं, कैश एडुकेसी रेशो या फिर पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ये कितना होना चाहिए, जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है ये होना चाहिए 5% से अधिक। अपन को याद रखना कितना, 5% से अधिक होना चाहिए। ठीक है। ये इनकी संस्था की जो CAR है, पूंजी पर्याप्त अनुपात। पूंजी पर्याप्त अनुपात एक तरह से आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितना होना चाहिए। इसकी जो क्या है,
जब कोई बैंक या जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो फाइनेंस कंपनीज हैं, तो उनको क्या जोखिम, कभी ना कभी उनके यहाँ जोखिम तो आता है। जोखिम आने की स्थिति में क्या होना चाहिए कि जो निवेश किया है, लोगों ने जमा दी है, तो उनकी क्या सुरक्षा के लिए या फिर दिवालिया होने से कैसे बचा जाए, इन सब चीज़ों के लिए आरबीआई ने इनको CAR या पूंजी पर्याप्त अनुपात कुछ निर्धारित किया है, वो रखना होता है। मतलब ये कभी जोखिम आ जाए या फिर दिवालिया घोषित होने से बचा जा सके, इन सब के लिए ये पूंजी पर्याप्त अनुपात रखा जाता है। तो ये क्या होता है, ये ऐसा अनुपात है, मतलब इनकी जो जोखिम आए उसके लिए इन्होंने बोला है कि मान के चलो कभी 12% बोला है कि 12% से 12% रखा है, आरबीआई ने निर्धारित किया कि 12% जो तुम्हारी पूंजी है उसका 12% रखना होगा, जिससे क्या होगा कि कभी आपदा आ जाए, कुछ हो जाए, या फिर बैंक को दिवालिया होने से दिवालियापन पे आ जाए, तो उसके लिए बचा जा सके, जिससे कि निवेशों को उनके पास पैसा पहुंचा जाए, जिन्होंने जमा किए हैं या निवेश हैं उनकी पूंजी लौटाई जाए। तो इसके लिए उनको कितना रखना होता है, जो CAR है, एक CAR जो 12% याद रखना अपन को, जो CAR है उनकी दर कितनी है, 12% से अधिक होनी चाहिए। अभी 12% चल रहा है, याद रखना अपन को। इसके अलावा जो है अभी NBFC के जो NPA, इसका क्या NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब गैर निष्पादकीय परिसंपत्ति बोलते हैं, इसको भी आगे पढ़ेंगे अपन, तब देखेंगे। ये कम से कम कितना होना चाहिए, 5% से अधिक होना चाहिए। NPA जो 5% से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इनका जो निजी कोष रहेगा, किसका, शुद्ध निजी कोष है, कम से कम कितना होना चाहिए, इनको निर्धारित किया गया भैया कि तुम्हारे पास जो शुद्ध निजी कोष है कम से कम 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। शुद्ध निजी कोष इनका कितना, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए शुद्ध निजी कोष होना चाहिए। ये सब चीज़ इनकी शर्तें थी, अपन ने देखा। NBFC के लिए जो शर्तें दी गई थी, जो आरबीआई ने निर्धारित मानदंड है, तो ये सब चीज़ें, तो अगर ये सब पालन करेंगे तो NBFC स्थापना या गठन किया जा सकता है। उनका करनी अनिवार्य नहीं की गई तो उनको समाप्त करने का भी आरबीआई दिशा निर्देश दे सकती है इनको, ठीक है। अब हम देखते हैं जो NBFC इसके लिए, इसमें क्या है, जो भ्रष्टाचार से बचा जा सके, पारदर्शिता लाना, या फिर कोई NBFC से संबंधित शिकायत कहाँ करे, तो शिकायत करने के लिए भी एक संस्था बनाई थी इनने, कब 23 फरवरी 2018 में। कौन सी, लोकपाल योजना भी के नाम से वो। तो यहाँ ये शिकायत कर सकते हैं, इससे संबंधित जो शिकायत है, शिकायत की जा सकती है। शिकायत की जा सकती है। इसकी स्थापना जो की गई कब, 23 फरवरी 2018 को की गई थी। अब अपन देखते हैं, जो अपने NBFC देखी यही है, इतनी ही पढ़ना है अपन को NBFC के अंदर। पिछले लेक्चर में मैंने जो संधि पढ़ाई थी, व्यापारिक बैंकों से संबंधित बताई थी कि नरसिम्हन समिति हो गई, गोईपुरिया समिति। जो गोईपुरिया समिति थी वो ओनली बैंकिंग से संबंधित थी। मैंने क्या उस समय उसमें बोल दिया था कि रुपए की पूर्ण परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन नहीं है वह। मैंने देखा, चेक किया उसको। जो तारोपार समिति थी, तारोपार समिति, ये भी 1994 में आई थी। ये थी किससे, रुपए की पूर्ण परिवर्तन से संबंधित। तो मैंने जो जल्दबाजी में गोईपुरिया समिति को भी उसमें बता दिया था कि जो बैंक से संबंधित तो है ही, इसके अलावा रुपए की पूर्ण परिवर्तन से संबंधित, लेकिन वहाँ गलत बताया था मैंने। याद रखना अपन को, गोईपुरिया समिति है ओनली बैंकिंग से संबंधित है। अब इसके बाद देखते हैं, जो अपन ने NBFC वाला टॉपिक था वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो सिलेबस में तो इतना ही दिया है कि अपन ने जो भी संस्थाएं पढ़ी हैं, अभी पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं, तो पूरी वित्तीय संस्थाएं वो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन क्या होता है, जब बैंकों की बात आती है तो फिर NPA जो है, कौन सा एक टॉपिक है NPA, जो बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ होता है। इसको भी अपन थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है। जो NPA है उसका फुल फॉर्म ही होता है नॉन
परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, याद रखने पर क्या होता है, इनका जो फुल फॉर्म पूछ लेते, कभी कभी इनका फुल फॉर्म ही पूछ लेते कि एनपीए का पूरा नाम क्या है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो मतलब परफॉर्मेंस से समझ में आती है, मतलब किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो ये अपन इससे समझ में आता है इसका कि कोई व्यक्ति अच्छा है, जिसने ऋण लिया है बैंकों से, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, मतलब समय पर अपनी किस्त अदा नहीं कर पाया है, तब ये एनपीए घोषित किया जाता है। जो एनपीए को हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादकीय, अब उनको दोनों ही नाम याद रखने हैं, गैर निष्पादकीय परिसंपत्ति। गैर निष्पादकीय परिसंपत्ति, ठीक है, कहीं इनका पूरा नाम पूछ ले, हिंदी में इंग्लिश में दोनों। तो ये एनपीए होता क्या है, जो वर्तमान में अपनी जो बैंकें हैं, व्यापारिक बैंकें हैं, भारतीय बैंकें हैं, उनके द्वारा एक ऋण दिया जाता है लोगों को, चाहे वो व्यक्ति को दिया जाए या फिर संस्था जो ऋण लेती है। जब कभी जो बैंकों ने ऋण दिया है, उनको क्या होता है कि वापसी का भी रहता है, किस्त निर्धारित की जाती है कि हर महीने तुमको किस्त भरना पड़ेगी, चाहे वो आपके घरों में भी किसी ने लोन लिया होगा, हमारे घरों में भी लेते हैं, जो सरकार ये जो भी लेते रहते हैं जरूरत पड़ने पर। तो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या संस्था ने बैंकों से ऋण तो लिया है, लेकिन 90 दिनों के भीतर कोई भुगतान नहीं किया है, मतलब लगातार 3 किस्तों का चूक जाना, 3 किस्तों में कोई किस्त ना देना, अदा कर पाना अपने बैंकों को, तो वो जो भी धन होता है वो पूरा एनपीए में चला जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं, व्यापारिक बैंकों द्वारा जो भी ऋण दिया जाता है व्यक्ति या संस्था को, अगर वो व्यक्ति या संस्था 90 दिनों के भीतर बैंक को भुगतान नहीं करती है, चाहे वो मूलधन हो या ब्याज हो, तो वो जो भी वो धन होता है वो कायम चला जाता है, वो एनपीए में चला जाता है। ठीक है, कितने दिनों, तो इनका जो डिसाइड है वो कितना है, 90 दिन। 90 दिन को याद रखना है कि जो भी व्यक्ति या जो संस्था जिसने बैंकों से ऋण लिया है, अगर वो व्यक्ति 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है तो उसको एनपीए बोला जाएगा। ठीक है, ये अपन को इतना ही, बस एनपीए में इतना ही पढ़ना है। फिर इसके लिए सुधार के लिए भारत सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं, जिसमें योजना चलाई हैं, जैसे बेड बैंक योजना हो गई, इससे संबंधित है, एनपीए से संबंधित प्रोजेक्ट सशक्त हो गया, एक मिशन इंद्रधनुष जो चलाई थी, सारी बैंक जितनी भी बैंक हैं उनमें सुधार लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी, उसके अंतर्गत भी एनपीए के बारे में बोला गया है। तो इसको सुधार से संबंधित कौन से प्रयास देख लो जो भारत सरकार ने किए हैं। उसके लिए बेड बैंक की योजना हो गई एक, तो बेड बैंकिंग योजना हो गई। दूसरा देखते हैं प्रोजेक्ट सशक्त, एक कार्यक्रम चलाया था, प्रोजेक्ट सशक्त। तीसरा मिशन इंद्रधनुष योजना चली थी, मिशन इंद्रधनुष योजना। ये भी संबंधित, ये बैंकों से संबंधित है, एक वो टीकाकरण वाला नहीं है। ये इंद्रधनुष जो योजना है वो अपने को याद रखना है, शायद वो इंद्रधनुष योजना ही मिशन नहीं है। इंद्रधनुष जो योजना है वो क्या संबंधित है, बैंकों से संबंधित है। ये सभी चीज़ें याद रखना अपन को एनपीए के अंदर। बस इससे याद नहीं पूछा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर कितने कोई व्यक्ति या संस्था जिसने बैंकों से ऋण लिया है या कोई वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है, अगर उसने 90 दिनों के भीतर कोई भुगतान नहीं किया है तो जो भी धन लिया था वो पूरा जो एसेट्स था वो काम चला जाएगा, एनपीए में चला जाता है। मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, निर्धारित जो समय दिया गया था कि हर महीने आपको जो ऋण अदा करना है वो आप दे नहीं पाए, तो इसलिए कितने 90 दिन तक अगर कोई व्यक्ति या संस्था जो ऋण लेती है नहीं चुका पाती, तो वो जो या भुगतान नहीं कर पाती, तो वो धन था वो कायम चला जाता है, एनपीए में चला जाता है। इसके बाद देखते हैं अपन इरडा, एक संस्था है इरडा। इरडा ये क्या है, ये बीमा कंपनियों को रेगुलेट या विनियमन करने का कार्य जो संस्था करती है वो कौन करती है, इरडा करती है। क्योंकि इसको आरबीआई के अंतर्गत नहीं रखा गया तो इरडा, इसके लिए एक अलग से संस्था बनाई गई इरडा, जो बैंकिंग पर जो बीमा से संबंधित जो भी कंपनी है उनको रेगुलेट और नियमन कौन करे, इसके लिए कोई संस्था तो होना चाहिए। अब आरबीआई सब फ्रीडम देखेगी तो उस पर कारोबार कितना बढ़ जाएगा, तो अपना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इसके लिए अलग संस्था बनाई है जो बिल्कुल इसी के लिए बनी है, तो
मतलब अच्छे प्रभावी रूप से, इफेक्टिव रूप से उस पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक है। इरडा, इरडा का जो फुल फॉर्म होता है क्या है? इंश्योरेंस। ई से क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ, देख लेना एक बार, चेक कर लेना सही लिखा है कि नहीं। मेरे हिसाब से अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अपन को याद रखना है ये इसके लिए एक अधिनियम आया था 1999। इरडा का जो अधिनियम था वो कौन सा था? बीमा विनियमन अधिनियम। भारत सरकार ने इसको लेके आई थी, बीमा विनियमन अधिनियम। अधिनियम कब का? 1999 में आया था। याद रखना वो कब आया था? 1999 में आया था। इसके तहत, इसी के तहत कब? 2000 में इरडा की स्थापना की। स्थापना कब की गई? इरडा की जो स्थापना की कब है? 2000 में की गई थी। तो हमको ये याद रखना है कि जो इरडा जो संस्था है उसका जो अधिनियम कब आया था? बीमा विनियमन अधिनियम ये आया था एक समिति उनकी सिफारिश पर, मल्होत्रा समिति। अपन को ये भी याद रखना कौन सी? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। इनकी समिति पर जो सिफारिश दी थी इनकी समिति ने, उनके तहत क्या आया था? बीमा विनियमन अधिनियम आया। कब आया? 1999 में आया। तो उसी के तहत इसकी स्थापना कब की गई? 2000 में, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई। तो अपन को इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड है। तो ये इसी के तहत अपनी जो भारतीय जीवन बीमा निगम थी, कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको इंग्लिश में LIC बोलते हैं। क्या? LIC। तो अपन को ये याद रखना है। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो किया गया था 1956 में। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया सरकार के द्वारा। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 में। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो भारतीय जीवन बीमा उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो अपन को याद रखना है 1956 में। इसका जो रेगुलेट करने का जो कार्य करेगी वो कौन करेगी? इरडा जो संस्था बनी है वो। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कभी कभी पूछ लेते हैं इसका इरडा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो अपन को याद रखना चाहिए जो हेडक्वार्टर है इसका जो हैदराबाद में। बस अपन को इतना ही पढ़ना था वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। जो पढ़ाया उसको ही बार बार रिवाइज कर लेना एक दो बार, तो अपन को याद रहेगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक याद रहे, बार बार रिपीट करने की कोशिश की है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अभी तक जो भी आपको समस्या है, आपको किसी भी टॉपिक में आई है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा जो आपकी समस्या रही है उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा पूर्ण रूप से। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको, या तो मैं कोशिश करूँगा मैं भी टेलीग्राम चैनल पर डालूँ। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा 11 तारीख से 16 मार्च वो मेंस है अभी, तो मैं उतना दे नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को समय, तो इसलिए मैं उस पर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं क्वेश्चन डाल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा आप भी सर्च कर लें तो क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाएंगे। आजकल तो उस पर गूगल पे डालोगे, सर्च करोगे क्रोम पे, तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लगा के देखिए जो मैंने पढ़ा उसमें से पढ़ाए, जो मैंने पढ़ाया और आपने जो पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने मैंने जो बताए वो आ रहे हैं, जो पढ़ाए कितने कवर कर रहे हैं, और एक आध दो क्वेश्चन उससे नए मिलते हैं तो उसको घबराना नहीं है, वो अपन को सीखने के लिए मिलते हैं। और जो मेरा जो चैनल है
वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो लाभ आप ले पा रहे हैं, बेनिफिट ले पा रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका बेनिफिट आप ले पा रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग भी ले पाएँ, जिससे कि MPPSC प्री जो 2024 है वो अपन क्लियर कर पाएँ। ये अपना मेन उद्देश्य ही है कि MPPSC 2024 क्लियर करना। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो आज की जो वित्तीय संस्थाओं वाली टॉपिक था वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। कल से जो अपन जो देखेंगे टॉपिक है वो विदेशी व्यापार नीति हैं, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सार्क वगैरह हो गए, आसियान जो संगठन बने हुए हैं उनको देखेंगे अपन। बस इतना ही है, याद रखना है अपन को। ठीक है, आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।